गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल 6th सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेरिस शांति समझौता, महत्वपूर्ण संधियां, प्रावधान और परिणाम। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम महायुद्ध में होने वाले विनाश के कारण लाखों सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। प्रथम महायुद्ध के अपार विनाश को देखते हुए विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ हो गए थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन ने अपने एक भाषण में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 14 सूत्रीय योजना की घोषणा की थी। वो एक आदर्शवादी नेता था और स्थायी शांति स्थापित करने का इच्छुक भी था। उसकी योजना के आधार पर ही जर्मनी ने मित्र देशों से युद्ध विराम समझौता करना मान लिया। इसके बाद पेरिस में शांति सम्मेलन जनवरी 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसमें हारे हुए देशों के साथ ही रूस को छोड़कर विश्व के बहुत से मोटे और बड़े देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें प्रमुख थे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली आदि नेता। हारे हुए देशों की सरकारों को इन पर हस्ताक्षर करने को विवश किया गया। विल्सन की 14 सूत्रीय जो योजना थी वो इस प्रकार थी। उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। प्रथम था गुप्त संधियों तथा समझौतों की मनाही। उन्होंने कहा कि शांति के लिए की जाने वाली सभी संधियां प्रकट रूप में की जाएं और कोई गुप्त संधि ना की जाए। जहाज रानी का अधिकार, युद्ध हो या शांति, सभी राष्ट्रों को समुद्र में जहाज रानी करने का पूर्ण अधिकार हो। समान व्यापक अधिकार दिए गए, व्यापारिक अधिकार समान रूप से दिए गए। निशस्त्रीकरण के लिए भी कहा कि हथियारों का कम से कम प्रयोग किया जाए। उसके बाद उपनिवेश संबंधी समस्याओं का निदान भी खुले रूप से निष्पक्ष ढंग से किया जाए। उसके बाद रूस के राजनीतिक विकास के लिए जर्मनी द्वारा युद्ध में प्राप्त किए गए रूसी क्षेत्र को खाली किया जाए तथा उसे लोगों की इच्छा अनुसार राजनीतिक विकास करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। बेल्जियम की स्वतंत्रता की बहाली के लिए भी इसमें कार्यक्रम था। फ्रांसीसी क्षेत्रों की वापसी के लिए भी इसमें प्रावधान था कि फ्रांस के एसेल्स और लॉरेन प्रदेश उसे लौटा दिए जाएं। इसमें इटली की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाए और इसमें ऑस्ट्रिया व हंगरी युद्धोत्तर जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय स्वशासन के विकास का पूर्ण अवसर दिया जाए। इसमें आगे कहा गया कि रोमानिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो को विदेशी सेनाओं के नियंत्रण से मुक्त करके उनके क्षेत्र उन्हें लौटा दिए जाएं। इसमें तुर्की के साम्राज्य के वर्तमान प्रदेशों में उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार तथा सुरक्षित किया जाए। पोलैंड की स्वतंत्रता के लिए भी स्थापित किया जाए और इससे राष्ट्रसंघ के निर्माण का भी रास्ता खुला। उन्होंने भविष्य में बड़े और छोटे राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के लिए तथा विश्व में शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रों के एक संघ का निर्माण किया जाए। इसके साथ साथ कांग्रेस में भाषण करते हुए राष्ट्रपति विल्सन ने शांति समझौते संबंधी 4 अन्य सिद्धांत भी दिए। शांति समझौते के स्थायित्व के लिए इसे एक न्याय पर आधारित होना चाहिए। लोगों को एवं प्रदेशों को मनमाने ढंग से महाशक्ति से दूसरी महाशक्ति के अधीन नहीं किया जाए। प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था करने के लिए वहां रह रहे लोगों के हितों को आधार बनाया जाए और विश्व में शांति को स्थायी रूप देने के लिए लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान किया जाए। विल्सन द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण थे और जर्मनी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। मित्र राष्ट्रों ने इन्हें काफ़ी हद तक मान भी लिया था और यही सिद्धांत पारस्परिक समझौते की बातचीत के आधार बने। राष्ट्रसंघ की स्थापना इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम था, परंतु दुर्भाग्यवश पेरिस के सम्मेलन में राजनीतिज्ञ अपने अपने देशज स्वार्थों से अभिभूत होकर इन सिद्धांतों को पूर्ण रूप से नहीं अपना पाए। शांति सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जर्मनी के लिए संधि पत्र तैयार करना था। 6 मई 1919 को वर्साई संधि का
प्रारूप तैयार हो गया था। इसमें 439 धाराएं, 80,000 शब्द थे। इस संधि में 15 भाग थे। 7 मई 1919 को जर्मनी को 230 पृष्ठों का ड्राफ्ट दिया गया और विचार करने के लिए उसे 3 सप्ताह का समय दिया गया। जर्मनी के प्रतिनिधियों ने इसके उत्तर में पृष्ठ 443 का एक विस्तृत प्रतिवेदन मित्र राष्ट्रों को दिया गया, जिसमें प्रस्तावित संधि की में संशोधन के लिए प्रार्थना की गई। जर्मनी प्रतिनिधियों ने संधि में से 231वीं धारा के उस अनुच्छेद को हटाने का अनुरोध किया जिसके अनुसार केवल उन्हें ही युद्ध का उत्तरदायी ठहराया गया, परंतु मित्र राष्ट्र इसके लिए सहमत नहीं हुए। जर्मनी को 5 दिन के अंदर संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने, अन्यथा युद्ध झेलने को तैयार रहने के लिए कहा गया। मजबूरन जर्मनी को इस पर हस्ताक्षर करने पड़े। मित्र राष्ट्रों ने जानबूझकर जर्मनी के प्रतिनिधियों से वर्साई के स्थान पर इस संधि पर हस्ताक्षर करवाए, क्योंकि 1871 में इसी स्थान पर जर्मन साम्राज्यों के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों ने वर्साई की घोषणा की थी। जर्मन प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए नहीं कि मैं इसे एक संतोषजनक आलेख मानता हूँ, वरना इसलिए कि यह युद्ध बंद करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संधि की प्रमुख व्यवस्थाएं इस प्रकार थी। 1871 में युद्ध के बाद फ्रांस से लिए गए एसेल्स और लॉरेंस ने फ्रांस को वापस लौटा दिए गए। जर्मनी तथा बेल्जियम की सीमा का निर्धारण किया गया। सार की कोयले की खानों पर फ्रांस का नियंत्रण हो गया था, जो 15 वर्ष बाद जर्मन संग्रह के माध्यम से ये फ्रांस या जर्मनी को दिया जाना था। हॉलैंड और एल्सेल्स के बीच 10,000 वर्ग मील का एक निष्पक्ष क्षेत्र बनाया गया, ताकि जर्मनी को संधि की शर्तों का पालन करने के लिए दबाव बनाया जा सके। जर्मनी के उत्तर में स्थित स्लेस्विग को 2 भागों में बांट दिया गया और इसके बाद मेमल का नगर मित्र देशों को दे दिया गया, जिन्होंने इसे लिथुआनिया को सौंप दिया। ऊपरी साइलेसिया में जर्मन संग्रह करवाया गया, जिसका कुछ भाग पोलैंड में चला गया और शेष जर्मनी में रहा। यूरोप से बाहर जर्मनी के सभी उपनिवेश छीन लिए गए। इस प्रकार जर्मनी से उसका बहुत बड़ा क्षेत्र ले लिया गया। एक अनुमान के अनुसार उसे यूरोप में 25,000 वर्ग मील क्षेत्र तथा 60 लाख की जनसंख्या तथा यूरोप से बाहर 10 लाख वर्ग मील क्षेत्र तथा 1 करोड़ 20 लाख की आबादी से जुदा कर दिया गया। सैनिक व्यवस्थाएं भी की गई, परंतु इस संधि में इसे केवल जर्मनी पर लागू किया गया। सभी देशों के लिए निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाया गया। जर्मनी की थल सेना, जल सेना, वायु सेना में भारी संख्या में कटौती की गई। सैनिक अधिकारियों की संख्या में की न्यूनतम अवधि 25 वर्ष तथा न्यूनतम 12 वर्ष कर दी गई। बिस्मार्क के समय लागू की गई सभी जो अनिवार्य सैन्य सेवा थी वो समाप्त कर दी गई। चुंगी अधिकारियों, वन रक्षकों, तटरक्षकों की 1913 से अधिक संख्या की नहीं होगी। पुलिस की संख्या जनसंख्या के अनुपात में होगी। राइन नदी के दाहिने किनारे पर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र का पूर्ण सैन्यीकरण कर दिया गया। जर्मनी की सैनिक शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को व्यवहारिक रूप देने के लिए मित्र देशों के एक आयोग की स्थापना की गई, जो 1925 तक काम करता रहा। इसमें क्षतिपूर्ति संबंधी व्यवस्था भी की गई। संधि की धारा 231 के द्वारा जर्मनी तथा उसके साथी राष्ट्रों को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और मित्र देशों की सरकारों तथा उनके लोगों की हुई हानि के लिए वे जिम्मेदार हैं। इसलिए क्षतिपूर्ति के रूप में भी जर्मनी पर कुछ शर्तें लगाई गई। मित्र राष्ट्रों द्वारा क्षतिपूर्ति आयोग की नियुक्ति भी की गई और इसमें दी जाने वाली धनराशि को निश्चित करना था। मई 1921 तक जर्मनी को मित्र देशों को क्षतिपूर्ति के रूप में 1000 मिलियन पाउंड की धनराशि देनी होगी। यह धनराशि स्वर्ण, कोयले, जहाज़ों, पनडुब्बियों, पशुओं आदि के विभिन्न रूपों में होगी। इस राशि में से इस संधि के अनुसार जर्मनी में रखी गई मित्र राष्ट्रों की सेना का व्यय निकाल लिया जाएगा। और भी कई शर्तें थी। संधि की धाराओं में 1 से 26 तक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व के सभी छोटे और बड़े राज्यों की स्वतंत्रता, सुरक्षा को स्थापित करना, युद्ध को रोकना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना को बनाए रखना था। इसके बाद सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 को भी हुई और इसकी प्रमुख शर्तें थी।
ऑस्ट्रिया ने दक्षिणी टायरल, ट्रेस्टे, ट्रेंटिनो था इस्ट्रिया के क्षेत्र इटली को सौंप दिए। मोरेविया, बोहेमिया था साइलेसिया के क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया को दे दिए गए। इसमें न्यूली की संधि भी हुई, ट्रेनान की संधि भी हुई, स्वेरे की संधि भी हुई। स्वेरे की संधि की प्रमुख शर्तें थी सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया था जॉर्डन के प्रदेश तुर्की से लेकर राष्ट्रसंघ को सौंप दिए गए तथा उनका प्रबंध मित्र राष्ट्रों को दे दिया गया। गैलीपोली, एड्रियानोपोल, एशिया माइनर का कुछ भाग, डोडेकानिज द्वीप सौंप दिए गए। मिस्र पर इंग्लैंड के अधिकार को तुर्की ने स्वीकार कर लिया। आर्मेनिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। तुर्की में सैनिक संख्या 50,000 निश्चित कर दी गई। तुर्की ने क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा निर्धारित राशि मित्र राष्ट्रों को देने का वचन दिया, परंतु यह संधि लागू नहीं हो सकी। युद्ध के बाद तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को राष्ट्रपति चुना गया, जिसने तुर्की का आधुनिकीकरण करना प्रारंभ कर दिया था। उसने ग्रीस को युद्ध में पराजित कर इस संधि पर पुनर्विचार करने के लिए मित्र राष्ट्रों को विवश कर दिया। अतः 24 जुलाई 1933 को मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ पुनः लोमान की संधि की और लोमान की संधि पर थ्रेस का पूर्वी भाग स्मरना था आर्मेनिया तुर्की को वापस दे दिया। सूडान, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, अरब, मिस्र, साइप्रस आदि पर तुर्की का कोई अधिकार नहीं रहा। तुर्की पर कोई सैन्य प्रतिबंध नहीं लगाया गया और उसने कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी। तुर्की के सुल्तान को अपने शासक के अंतर्गत रहने वाला समस्त जातियों के प्रति समान व्यवहार का वचन ले लिया। शांति समझौते की आलोचना भी हुई। वास्तव में जो पेरिस शांति समझौता था उसके पक्ष में तर्क दिए गए। वास्तव में समझौते द्वारा जर्मनी तथा अन्य देशों के साथ की गई संधियां इतनी अन्यायपूर्ण नहीं थी जितना बड़ा चढ़ाकर उन्हें बताया। परिस्थितियों को समझकर ही इन संधियों के महत्व को समझा जा सकता है। वास्तव में युद्ध से पूर्व तथा युद्ध के दौरान जर्मनी तथा अन्य केंद्रीय शक्तियों का व्यवहार इतना रोष उत्पादक था कि मित्र राष्ट्रों के लोग उससे भड़क गए थे और अतः संधि में कठोर शर्तों का होना स्वाभाविक था। नंबर 2 कहते हैं कि यह कहना भी उचित नहीं कि इन संधियों के माध्यम से पराजित राष्ट्रों के साथ धोखा किया गया। वास्तव में यह विल्सन द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्रीय फार्मूले के अनुसार ही था और परंतु यह सूत्र बड़े संक्षिप्त और अस्पष्ट थे। मित्र यद्यपि पराजित राष्ट्रों ने इनकी अपने हितानुसार व्याख्या की तो मित्र राष्ट्रों ने अपने हितों के अनुसार इसका मतलब निकाला। विल्सन ने अपने एक सूत्र में कहा कि प्रत्येक देश अपनी सैनिक शक्ति को कम करेगा था। यहाँ जर्मनी तथा अन्य पराजित शक्तियों की सैनिक शक्ति कम कर दी गई। पेरिस शांति समझौते के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये दिया जा सकता है कि इसमें राष्ट्रवाद तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार निर्णय किए गए। राष्ट्रसंघ के माध्यम से उपनिवेशों का प्रबंध करने की मैंडेटरी प्रणाली काफ़ी हद तक पुरानी व्यवस्थाओं से बेहतर थी। इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि राष्ट्रसंघ की स्थापना किया जाना था। राष्ट्र शांति समझौते के विरोध में भी कुछ तर्क थे। इसमें जो उल्लेखनीय है वह है एक पक्षीयता थोपा हुआ समझौता। पेरिस के सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को बुलाया ही नहीं गया। मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने आपस में बातचीत करके विभिन्न पराजित देशों के लिए संधि पत्र तैयार किया, जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए हारे हुए देशों को मजबूर किया गया। वुड्रो विल्सन की 14 सूत्रीय योजना का उल्लंघन। जर्मनी ने वुड्रो विल्सन की 14 सूत्रीय योजना के आधार पर ही युद्ध विराम स्वीकार किया था, परंतु संधियों के प्रारूप में इसके अनुसार नहीं थे। विल्सन की योजना के अनुसार सभी देशों की सैनिक शक्ति कम की जानी थी, परंतु ये केवल जर्मनी और पराजित राष्ट्रों पर ही थोप दिया गया। प्रतिशोध की भावना का प्रभाव। पेरिस में जहाँ शांति सम्मेलन हुआ वहाँ लोगों में जर्मनी के विरुद्ध प्रबल प्रतिशोध की भावनाएं थी। वर्साय की संधि, अनुचित क्षेत्र संबंधी धाराएं। इस संधि के द्वारा जर्मनी से यूरोप में 25,000 वर्ग मील क्षेत्र छीन लिया गया। उसे बहुत सारे प्रदेश गंवाने पड़े। उसे खनिज पदार्थों की भारी हानि हुई और 10 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल वाले उसके उपनिवेश भी छीन लिए गए। जर्मनी की सैनिक शक्ति पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगा दिए गए। जर्मनी पर क्षतिपूर्ति की अनुचित शर्तें लाद दी गई। हारे हुए देशों पर सख्त अनुचित शर्तें लगा दी गई। यूरोप में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई। पेरिस के समझौते से यूरोप में कई छोटे छोटे दुर्बल राज्यों
यूरोप छोटे छोटे दुर्बल राज्यों में बंट गया, जिनकी अपनी सुरक्षा के लिए सदैव किसी न किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बना रहना पड़ा। यह स्थिति भविष्य में शांति स्थापना की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती थी। लोकतंत्र की स्थापना के अंधाधुंध प्रयास। शांति सम्मेलनों के द्वारा अनेक राज्यों में लोकतंत्र की पालना जबरदस्ती करवाने के प्रयास किए गए। ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं थी। अल्पसंख्यकों की समस्या। यद्यपि शांति सम्मेलन के दौरान अधिकांश निर्णय राष्ट्रवाद की भावना के अनुरूप लिए गए थे, फिर भी कुछ स्थानों पर अल्पसंख्यकों की समस्या उत्पन्न हो गई। जैसे जर्मन जाति के कुछ लोग जो उत्तरी स्लेस्विग, पोलैंड आदि के राज्यों में आ गए थे। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया के जर्मन चेकोस्लोवाकिया गणराज्य में रहने लगे थे, जो दूसरे शासकों के अधीन संतुष्ट नहीं रह पाए। त्रुटिपूर्ण मैंडेटरी प्रणाली। इस प्रणाली में उपनिवेशों को उनके पहले के शासकों से लेकर मित्र राष्ट्रों के हाथों में दे दिया। यद्यपि मित्र राष्ट्रों को राष्ट्रसंघ के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, परंतु इससे वहाँ के निवासियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। राष्ट्रसंघ के भी दोष थे। यद्यपि राष्ट्रसंघ की स्थापना इसकी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, परंतु इसके संगठन में कई कमियां थी। पराजित देशों को इन अनेक वर्षों तक इसमें शामिल नहीं किया गया, यहाँ तक कि इसका प्रतिपादित अमेरिका ही अनेक वर्षों से इसे दूर रहा। इस संघ के सदस्यों के व्यवहार में भी स्वार्थ की भावना विश्व शांति पर हावी रही। दूसरे महायुद्ध का बीजारोपण। वर्साई की संधि का सबसे बड़ा दुष्परिणाम वास्तव में 1909 ईस्वी के समझौते ने दूसरे महायुद्ध का बीजारोपण कर दिया। वर्साई तथा अन्य संधियों की अनुचित अपमानजनक संधियों ने वातावरण में और अधिक तल्खी भर दी। परिणाम स्वरूप जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का उदय हुआ। दूसरी तरफ इटली में मुसोलिनी के रूप में फांसीवाद पनपा और विश्व की कई शक्तियों में तनाव और वैरभाव बढ़ता ही गया। इसके समाधान में राष्ट्रसंघ कोई विशेष भूमिका अदा नहीं कर पाया, जिसके कारण एक और महायुद्ध अनिवार्य हो गया। धन्यवाद।